हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक मिनट। आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ जूस लॉ को भी स्टडी कर लेंगे। लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जैसे हम एग्जांपल लें आयरन का, जो हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और वो आयरन का ब्लॉक जो नीचे का प्लेट होता है, स्टील का या आयरन का प्लेट जो होता है, वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम कपड़े प्रेस कर पाते हैं। तो ये आयरन में जो गर्मी आई, हीट आया, वो कैसे आया? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हीट का प्रभाव हुआ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही कहलाया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके हम प्रिंसिपल्स भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज, बल्ब और आयरन के बारे में भी देखेंगे। लेकिन पहले हीट प्रोड्यूस कैसे हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ये जानेंगे। ये देखिए, हीट जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। कैसे कैसे इसको ऐसे समझें। अगर एक मेटल के वायर लेते हैं, मेटल या एलॉय के वायर, इसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। बहुत सारे एटम्स होंगे तो मेटल्स और एलॉय में जानते हैं कि आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। अगर ये इनको मूव कराना हो तो क्या होता है? आप इसे सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यही करते हैं, आप लोग पहले भी जानते हैं। तो ये जो पुश मिलता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना एक डेफिनिट डायरेक्शन में करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या करंट कहते हैं। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स में ये मूवमेंट है मीन्स इसमें एक तरह की एनर्जी है, तभी ना मूवमेंट है। वो कौन सी एनर्जी है? जो एनर्जी मूव करती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रही है एक डिफरेंट डायरेक्शन में, तो एक काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। अगर बीच बीच में हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, अगर लेंथ ऑफ द वायर को बढ़ाते हैं या बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं, तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में क्या होगा? रुकावट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्शन क्रिएट होगा, अपोज करेगा ये करंट को। तो क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्शन से जब टकराएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो जाएगी ना। एनर्जी चेंज हो जाती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो कन्वर्ट होती है। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी पढ़े हैं। इसमें क्या होता है? मान लीजिए कोई बुलेट फायर हो रही है, बुलेट आई, किसी वॉल से टकराई, इसमें कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब ये वॉल से टकराती है तो क्या होता है? इसमें टकराने के बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, अचानक से काइनेटिक एनर्जी आई, यहाँ पर रुक गई। तो एनर्जी क्या खत्म नहीं हुई, ये अपना एनर्जी यहाँ पर चेंज कर ली, ये हीट एनर्जी में बदल गई। जिससे क्या होता है? यहाँ आग लगती है या कोई भी नुकसान होता है, धुआं निकलता है। तो इसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो जितना ज़्यादा हम रुकावट बनाएंगे, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? रेजिस्टेंस ही है। तब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? आप तो रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तब तो ये क्लियर हो ही गया, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू द रेजिस्टेंस इन द वायर। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। मोर रेजिस्टेंस, more heat will be produced, heat produce। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आर इज इक्वल वेरीज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू एल बाई ए, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है? रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किसी पार्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, कम रेजिस्टिविटी होने के कारण ही वह एक सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। वैसे ही कॉपर एल्युमिनियम की भी रेजिस्टिविटी कम होती है, जो अच्छे गुड कंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो वैसे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है तो वैसे मटेरियल्स को हमको चूज करना पड़ेगा जिसकी रेजिस्टिविटी अधिक हो।
अब तो हम नॉन मेटल तो चूज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता ही नहीं है। तो हम मेटल्स के जगह पर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे एलॉयज के पास ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। तो अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना है तो हमको एलॉयज चूज करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के जगह पर एलॉय ज़्यादा सूटेबल होगा क्योंकि मेटल्स के पास रेजिस्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टेंस कम क्रिएट करेंगे। तो हम एलॉयज चूज करेंगे क्योंकि उनके पास एलॉयज के पास मेटल से ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। अब देखिए, तो हमने रो को समझ लिया कि वैसे मटेरियल चूज करें जिसकी रेजिस्टिविटी अधिक हो, तभी हमारा रेजिस्टेंस अधिक होगा तो हीट अधिक प्रोड्यूस होगा। और क्या चीज़, एल, जितना ज़्यादा लंबा वायर लेंगे, वायर की लेंथ जितनी अधिक होगी उतनी ही क्या होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ये भी आप पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। लेंथ जितनी ज़्यादा आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, इसलिए जितना लंबा वायर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस तो उतना ही ज़्यादा हीट का प्रोड्यूस। अब आगे देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को और कम करना पड़ेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जितना हम कम पतला वायर लें उतना उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये भी आप समझ चुके हैं। तो यही कारण है कि जो हीटिंग इक्विपमेंट्स वाले मशीन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनके आप वायर को देखिएगा तो जिसकी एलॉयज लिए जाते हैं, एलॉयज जैसे नाइक्रोम के वायर, जैसे हीटर में, आयरन में, रूम हीटर में एलॉयज नाइक्रोम के वायर लिए रहते हैं। मैंगनीन होता है, ये क्या एलॉयज हैं जिनके क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इनकी रेजिस्टिविटी अधिक होती है। और लेंथ मान लीजिए हमको हीटर है, हमको खाना पकाने के लिए हीटर लेना है, ये हीटर है तो इसमें वायर लगा देना नाइक्रोम का वायर। तो बहुत जितना ज़्यादा लंबा वायर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वायर को लेंथ बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसको कॉइलिंग कर दी जाती है। तो कॉइलिंग कर देने से क्या हो जाती है, उसकी लेंथ बढ़ गई, काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए कॉइलिंग स्पाइरल कर दिया जाता है कि ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए। लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो हीट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और कम से कम पतला वायर लेते हैं, जितना पॉसिबल हो कम। जैसे आप ये इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो फिलामेंट से जलने वाला बल्ब होता है, उसको ये बल्ब के स्ट्रक्चर को देखेंगे अगर आप, तो उसमें क्या होता है, बल्ब के स्ट्रक्चर में ये जो फिलामेंट बनाते हैं स्पाइरल किए होते हैं और ये काफ़ी पतला होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होता है। अब तो समझ में आ गया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इसमें अब हम कुछ फॉर्मूले को देखेंगे जो न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज होंगे, इस्तेमाल होंगे। देखो, हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो आप लोगों को पता ही है, हीट क्या है, एक एनर्जी का रूप है। तो मीन्स हीट को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। ओके, और क्या चीज होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मीन्स एनर्जी को हम वर्क भी लिख सकते हैं, मीन्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। हीट जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एक ही बात है, हीट कब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसलिए अब देखिए, इस करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में हम वर्क का क्या फॉर्मूला, एक जगह हमको मिला था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू W/Q, वर्क बाई चार्ज। ये तो आप तो जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, V इज इक्वल टू W/Q। ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको हीट में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये तो पता ही है। क्रॉस करेंगे, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू। ओके, वर्क को क्या एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू। एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू वी क्यू। हो गया। तो हीट का फॉर्मूला क्या निकला है, हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। एक फॉर्मूला देखिए, इसमें 3-4 फॉर्मूले निकलेंगे, इसको आपको ध्यान देना होगा, न्यूमेरिकल में बनाने में यूज होगा। और देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल सकता है, H इज इक्वल टू वी क्यू, ये है। आप लोग जानते हैं ना, सिंस I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तो पता ही है, शुरू का फॉर्मूला है। तब हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू वी इंटू, यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला निकला, वर्क हीट इज इक्वल टू वी आई टी, ये भी एक फॉर्मूला हुआ, 2 फॉर्मूले निकले। अब देखिए फिर इसी को अगर लेके चलते हैं, H इज इक्वल टू वी क्यू को, भी अब आइए भी ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर, ये भी पता है आपको। ओके, तो V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अब Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई टी। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। H इज इक्वल टू वी स्क्वायर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब एक फॉर्मूला और निकल सकता है, ये V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और एक H इज इक्वल टू वी आई टी भी होता है। H इज इक्वल टू वी आई टी, यहाँ से H इज इक्वल टू वी आई टी, 2 निकल गए, एक निकला, 2 निकले, 3 निकले, एक और निकलेगा। हाँ, यहाँ से I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को, दूसरे फॉर्मूले को, ये तो समझ गए, दूसरे फॉर्मूले को, ये जो है H इज इक्वल टू वी आई टी, इसमें हम आई भी इंटू वी बाई आर इंटू टी, आई के जगह पर हम वी बाई आर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर, ये अगला फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले हो गए। तो देखिए, ये न्यूमेरिकल जब दिया जाएगा, उसमें दिया जाएगा हीट निकालना है, जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम और रेजिस्टेंस दिया गया हो, उसमें करंट नहीं दिया गया हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दिया होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दिया गया है, चार्ज नहीं दिया गया है या रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। जिसमें आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया गया है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये 4 फॉर्मूले एकदम याद कर लीजिए, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखिए, एक जो ये फॉर्मूला है ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इससे जूल्स लॉ निकलेगा। देखिए कैसे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इससे जूल्स लॉ कैसे, ये जो दिया हुआ है ना एक्सप्रेशन, इसको बस वर्ड में, स्टेटमेंट में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, द हीट जनरेटेड इन, ये क्या है, हीट, द हीट, इसको कहेंगे, ये जूल्स लॉ का फॉर्मूला है, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है, द हीट जनरेटेड in a conductor is directly proportional to the square of current, resistance and time for which the current is passed. देखिए, the heat generated in a conductor is directly proportional
टू द स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का स्क्वायर है, कॉमा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर दूसरा चीज हो गया, एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड, और द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये तो जूस लॉ को स्टेटमेंट में लिखा गया, मीन्स अगर हीट बढ़ाना है तो आपको करंट जितना बढ़ाइएगा उतना ही हीट बढ़ेगा, डबल के हिसाब से बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जितना होगा ज़्यादा उतना ही हीट भी ज़्यादा होगा। जितने अधिक समय के लिए करंट या रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। मीन्स ज़्यादा समय तक रखे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस, ज़्यादा करंट फ्लो करवाए तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस, ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर हुआ तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ। तो यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक हम पावर पढ़ेंगे, और पावर में ही हम इक्विपमेंट्स के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इक्विपमेंट्स और इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।